नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत समारोह में करी शिरकत। 9000 से बता विद्यार्थियों ने डिग्रियां करी वितरित। जयपुर में आज एक राष्ट्र एक चुनाव माथे युवा छात्र और नव मतदाता वाले साथे संवाद कार्यक्रम रो आयोजन। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल एक राष्ट्र एक चुनाव री बताई अहमियत। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर में किसान मेला रो करया उद्घाटन। किसाना ने सरकार कानी सो चलाई जा रही योजना वारी दीनी जानकारी। जैसलमेर पुलिस भनियाना थाना खेतर में एनडीपीएस एक्ट रे तहत करी बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर ने 102 ग्राम स्मैक रे साथे करी गिरफ्तार। और प्रदेश में गर्मी रो असर व्यो तेज। कई शहरा रो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस सु बत्तो कर्यो गयो दर्ज। मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ा 24 घंटा में एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवारी संभावना। मैं हूं थाकी सागे अर्निशा डावले और खबरा विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कोटा दौरा रे दौरान राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आज 9000 से बता विद्यार्थियों ने डिग्रियां बांटी। इनके साथ ही कुल 20 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और 36 शोधार्थियों ने पीएचडी री उपाधियां दी गई। इन मौके राज्यपाल कहा कि नई शिक्षा पद्धति 2020 रे तहत टाबरा ने पढ़ावा रे साथे बौद्धिक क्षमता ने बढ़ावा माथे भी जोर दियो गयो है। बच्चों को अच्छा पढ़ाना, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना, इस पे बहुत जोर दिया गया है और उनको अपने को ये उसका परिणाम 15-20 साल के बाद मिलेगा। साल 2 साल में नहीं मिलेगा कि अपनी बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना बढ़ा। ये 2020 की शिक्षा नीति का प्रयोग अभी शुरू हो रहा है और उससे मुझे ध्यान है, याद है कि निश्चित रूप से बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, क्योंकि उसकी टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत पुस्तकें भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत मालूमात भी लेना पड़ेगा। मैंने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम जयपुर किया है और मुझे इस साल गेट की परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक 5 प्राप्त हुई है। मैं सभी प्रोफेसर्स का और मेरे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा प्राप्त कराने में मदद करी जिससे कि मैं ये सब अचीव कर पाई हूँ। और हमें गवर्नर ऑफ राजस्थान ने आज ये मेडल्स प्राप्त दिए हैं और उनकी स्पीच से भी हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला कि कैसे हमें भारत को विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाना है। अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि करियर में और समाज के अंदर योगदान दे सके। माननीय राज्यपाल ने जैसा कहा कि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसको हमको वर्क करना चाहिए ताकि आने वाला जो 2050 का विजन है वो पूर्ण हो सके और भारत फिर से विश्व के अंदर विश्व गुरु बन सके। राज्य सरकार द्वारा सर हमारे को बहुत कुछ दिया गया। भजनलाल जी द्वारा ने कई आज के सेंटर खोले और कई तरीके के हैकाथॉन अरेंज करे जिससे सर हम हमारी स्किल्स को बहुत एनहांस कर पाए। I have completed my MBA from Tirupati College from Jaipur, which is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota. I would like to thank my parents and my college faculties for this contribution of their in achieving this gold medal. जयपुर रा पंचायती राज सभागार में आज एक राष्ट्र एक चुनाव माथे युवा छात्रावा और नव मतदाता वाले साथ एक संवाद कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि लोकतंत्र में चुनाव री प्रक्रिया अनिवार्य है और उनने निष्पक्ष रूप से चालतो रहना चाहिए। बंसल एक राष्ट्र एक चुनाव री अहमियत बताता थका कहा कि बार चुनाव होबा सु कई समस्याएं आवे। वे कहा कि चुनाव एक साथ होबा सु आचार संहिता रो पालन भी कठोरता सु करियो जा सकेलो। साथ ही चुनाव खर्च में भी 30% ताईं री कमी आवेली। तो इतना बड़ा देश है
उस देश में कंटिन्यू लगातार निष्पक्ष चुनाव कराते रहना, ये हमारे लिए इस देश में बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आया है। देश की स्वाधीनता के समय अगर हम देखते हैं तो 17 करोड़ वोटर भारत के अंदर थे। आज इस 2024 का भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 96 करोड़ वोटर भारत में हैं। यानी 17 करोड़ से लेकर 96 करोड़ वोटर, और इतनी बड़े चुनाव के आयोजन को लेकर हर बार देश के अंदर हम सब जानते भी, जब भी चुनाव होता है तो जीतते हैं तो अलग कारण से, हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया, उसके कारण से हो गया। एक डिबेट, एक बहस चुनाव की प्रक्रिया पर चलती रहती है। हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है। 30 साल से रेगुलर भारत में किसी ना किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है। बार बार चुनाव होने के कारण से जो हमारी ये विकास की गति है, ये स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, काम रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता लगने के कारण से एक दिखाई देता है। दूसरा एक और बात ध्यान में आती है, बार बार चुनाव होने से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अन्य मंत्री हैं, बार बार चुनाव होने से हमेशा वो उसी काम में व्यस्त रहते हैं। आप देखिए साल में कितना काम, 5 साल का जनादेश मिला है, 5 साल आपको अपने राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर काम करना है। इसके बजाय बार बार चुनाव होने के कारण से उनका ज्यादातर समय इसी में जाता है। सबसे बड़ी बात है, कई देशों में 1 स्टेट 1 इलेक्शन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है। अपने हिंदुस्तान में भी 1951-52 से लेकर के 51-52 में भी एक बार चुनाव हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, 57 में भी एक साथ चुनाव हुआ, 62 में भी एक साथ चुनाव हुए, 67 में भी एक साथ चुनाव हुए। पहले देश में, हमारे देश में हुए चुनाव एक साथ, विधानसभा और लोकसभा के भी। और ऐसे ही कई देशों में, वो डोटासरा जी थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, उसके बाद वो देश विकास के रथ पर चलता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि ये जो बार बार चुनाव आचार संहिता और अवरोध आ जाते हैं, जिससे विकास बाधित होता है, इसलिए हमारा भी प्रयास है। भजनलाल जी ने भी ये कोशिश की कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तर्ज पर राजस्थान में भी अभी जो पंचायतों का और नगरीय निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सीमांकन हो रहा है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन बेसिस पर वो वार्डों का गठन होगा, चुनाव हो जाएंगे। देखिए, दुष्परिणाम की चर्चा तो वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं, क्योंकि एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं। पर अगर इस विधेयक को देखें तो इसमें ट्रांजिशनल पीरियड 2029 से 2034 है। 2029 तक सारे चुनाव अभी की नियमित प्रक्रिया से होंगे, यानी कोई चुनाव डिस्टर्ब नहीं होगा। और उसके बाद में जो चुनाव होंगे वो 2034, क्योंकि उस समय एक डेट अपॉइंट होगी और उस डेट तक लोकसभा भी उसी समय अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव का कार्यकाल भी तब समाप्त होगा। तो असल में ये लागू होगा 2034 में। तो ना तो कोई जल्दीबाजी है और ना मोदी जी स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये देश के लिए है, इसमें कहीं भी वो नहीं है। और भ्रांतियां वही लोग फैला रहे हैं जिनको ये खतरा है कि उनका वजूद समाप्त हो सकता है। बीकानेर रा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आज सू 3 दिवसीय किसान मेलो शुरू हुयो है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मेला रो उद्घाटन कर्या। इन मौके वे किसाना ने संबोधित करता थका कया कि राज्य सरकार खेती ने उन्नत बनावा खातर आधुनिक कृषि तकनीका, नवाचारा और योजनावा ने किसाना ताई पुगावा खातर लगातार प्रयासरत है। कृषि मंत्री कहा कि वर्तमान टेम में वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीका से खेती करवारी जरूरत है। वे किसाना ने उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और नवीनतम कृषि यंत्र ने अपनावा माथे जोर दियो। साथ ही वे सरकार कानी सु किसाना खातर चलाई जा रही योजना वारी भी जानकारी दीनी।
पोर्टल जैसे तैयार किया। केंद्र तथा राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान के चेहरे पर खुशी आए, उनकी इनकम बढ़े, इनपुट कम लगे, उत्पादन ज़्यादा हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती किसान कर सके, उस दृष्टि से समझा जाए। अमेरिका भारत समेत कई देशा कानीसूं लगाया जा रहा टेरिफ खातर डेडलाइन जारी कर दीनी है। जोधपुर रा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स रो कहनो है कि जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर रो सबसे बड़ो निर्यातक है, जठे अमेरिका में करोड़ों रो निर्यात होवे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 2 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट सहित बड़ी मात्रा में एग्रो और कई अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से एक साल में अमेरिका में करीब 2,500 करोड़ रुपए का निर्यात व्यापार होता है। चीन के ऊपर जो उन्होंने ड्यूटी इम्पोज करी है, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ में हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज नहीं होती है या बहुत कम होती है, अभी तो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन में है तो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अब आयरन एंड स्टील पर 25% हो गई है। तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि चीन के और हमारे जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर क्या रहता है। अगर हमारे पे ड्यूटी बहुत कम रहती है तो हम लोगों को आशा ये है कि कम रहेगी, तो उससे एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जैसे अभी जो टैरिफ लगा है मेटल पे 28% जो अभी सामने दिख रहा है, उससे तो हमारा सारा सामान सब कुछ रुक गया। अभी ऐसे अपना सब होल्ड हो गया, सभी कुछ होल्ड पे। जब तक ये 28% नहीं हटेगा, जो हम पहले ही ऑलरेडी 2 ही मार झेल रहे थे, उसके बाद भी 28% हमने जो देखा है, सारे मेटल के कंटेनर हमारे सारे रुक गए हैं अभी तक। अब सिर्फ वुड के भरोसे हमारा काम चलना है। अगर ये 28% नहीं हटा तो समझ लीजिए मेटल का व्यापार जो एक्सपोर्ट है इंडिया से अमेरिका बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन पर सबसे अधिक टैरिफ अमेरिका सरकार लगाने जा रही है, क्योंकि वहां से अमेरिका जाने वाला माल अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है। अभी चीन के ऊपर ड्यूटीज लगाने के बाद में चीन की वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको सपोर्ट करती है। जितने भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ा देती है, इंटेंसिव बढ़ा देती है, टैरिफ कम कर देती है, लोकल जो इन हॉलिश वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती है। उससे उनको जो है ड्यूटीज लगाने के बाद में भी वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इसी तरह से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी अगर हम लोग को सपोर्ट करती है तो ड्यूटीज कम रहेगी और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वापस ट्रेड के अंदर जो है जल्दी से ही बूम आ जाएगा। और अदरवाइज तो वर्ल्ड के अंदर अभी जो है जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं उसके अंदर हम लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो इजीली हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पहले निर्यात सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम लागू की गई थी, जिसमें 5% तक इंसेंटिव सरकार देती थी। ऐसे में निर्यातकों को सरकार से बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब ये इंसेंटिव 0.5 से 0.75% तक है। ऐसे में निर्यातकों का रिस्क फैक्टर भी काफी बढ़ गया है। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर ऐसे में अमेरिका चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक नया जीवन मिलने की पूरी उम्मीद है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। मेर सोनार किलो पीला पत्थर सु बनियो ऐतिहासिक हवेलियां और अनूठो रेगिस्तान रा रूप में आपरी अनोखी पहचान राखे है। वठे अठेरो रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी आस्था रो प्रमुख केंद्र है। पेश है जैसलमेर सु वहां का संवाददाता श्रीकांत व्यासरी रपट।
जैसलमेर के प्राचीन मंदिरों में से एक है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जो सोनार दुर्ग के कुंडपाड़ा क्षेत्र में है। इस मंदिर का निर्माण राजकुमारी रत्न कंवर ने 1406 ईस्वी में करवाया था। यह शिव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और हर तरफ से अनूठा प्रतीत होता है। इस मंदिर में शिव पंचायत या देव पंचायत मौजूद है। सनातन धर्म में अनुष्ठान के दौरान शिव, जगदम्बा, विष्णु, सूर्य, गणेश का पूजन होता है। एक ही स्थान पर पांचों देवों की स्वरूप होना भी इसे अपने आप में अलग बनाता है। वहीं मंदिर में जगह जगह कीर्ति चक्र बने हैं। कहते हैं कि शिव की भक्ति में लीन होकर योग साधना करने वाले भक्त कीर्ति चक्र के नीचे ध्यान केंद्रित करते थे। सबसे अनूठी बात तो यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रावण का स्वरूप है, क्योंकि रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे। रत्नेश्वर मंदिर से जुड़े लोकेश गोपा पुरोहित बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव 1406 ईस्वी में बना हुआ है। रतन कंवर महादेव की बड़ी भक्त थी। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये नागर शैली में बना हुआ है। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर 1406 एडी में बना हुआ है और इसको बनाने वाली थी भक्तिमती श्रीमती रतन कंवर, जिसका नाम था। वो राजकुमारी थी, वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उसके निर्देशन में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर में अद्भुत बात यह है कि ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है, तथा क्या कहते हैं कि इसके अंदर इतने स्वरूप विराजित है, क्या कहते हैं, जिसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और मुख्य बात इसकी ये है कि ये इस मंदिर के अंदर क्या कहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के अंदर 5 देवों की पूजा की जाती है। 5 देवों की पूजा के अंतर्गत भगवान शिव, पार्वती जो यहाँ विराजमान आप गर्भगृह में देख रहे हैं, और शिवलिंग के रूप में और वेदिका के रूप में यहाँ पे विराजमान है। दूसरा, या राइट साइड में पुरुष भगवान सूर्य भगवान और लेफ्ट साइड में पुरुष भगवान का स्वरूप विराजित है। इस तरीके से ये एक क्या कहते हैं देव पंचायत का मंदिर है। इतिहास के जानकार व सालों से प्रतिदिन रत्नेश्वर मंदिर जाने वाले चंद्र प्रकाश बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर रियासत कालीन के समय की एक अद्भुत धरोहर है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में लगभग 1406 और 1410 के बीच में हुआ, जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो अपने आप में अद्भुत है। सभी मंदिर वास्तु के अनुसार बनते हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में अलौकिक है और इस मंदिर का अध्ययन करना पुरातत्वविदों के लिए व सोमपुरा समाज के लिए अपने आप में अद्वितीय है। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। ये पुरातत्वविदों के लिए, मंदिर निर्माताओं के लिए एक अच्छा शोध का केंद्र है कि आज से 650 साल पहले कैसे उन्होंने इस मंदिर की संरचना की थी। राजकुमारी रत्नावली द्वारा बनाया गया यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। इसका गुंबद देखिए, इसमें सारी सबको स्थित करके रखा है। बड़ा सिद्ध पुरुषों द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। यह मंदिर रियासत की एक अद्भुत धरोहर है। मान्यता है कि इस मंदिर में भाव के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर की शिवलिंग पर 21 सोमवार लगातार जल चढ़ाने व माथा टेककर आशीर्वाद लेने वाले हर अविवाहित का विवाह महादेव करवाते हैं। यहाँ माता पार्वती शिव के बगल में है और साथ ही गणपति बप्पा विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों को भगवान महादेव पर पूरा भरोसा है। इस मंदिर की वास्तुकला व मूर्तिकला देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सालों पहले किस तरह से इसे बनाया गया होगा, क्योंकि आज आधुनिक युग में कई मशीनरी आ गई है, लेकिन लगभग 650 साल पहले इस मंदिर को इतना अद्भुत कैसे बनाया गया होगा। माना जाता है कि रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ज्यादा विशाल मंदिर है और एक अपनी पुरानी आस्था का यह केंद्र है। और इस मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार के भगवान है। जैसे ऊपर देखा जाए तो अष्टभुज प्रकार के भी भगवान स्थापित है। इतिहास के पन्नों में जैसलमेर की एक और अनूठी पहचान शिव की नगरी के रूप में मिलती है। जैसलमेर के पुरातन कालीन इतिहास के पन्नों में ये इलाका शिव भक्तों का इलाका हुआ करता था, जिसका प्रमाण जैसलमेर में स्थित रत्नेश्वर महादेव जैसे पुराने मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से मिलते हैं।
जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में आज आदिवासी समाज रा इतिहास ने संकल्पित करता थका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित करेगी। राजस्थान मीना सेवा संघ रा प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीना बताया कि फिल्म में खगोंग रा राजा, आमेर, कोटा बूंदी और समस्त राजस्थान ना गौरवशाली इतिहास ने दिखायो गयो है। इन मौके समाज रा सगला लोग उपस्थित रिया। एक साल से हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोग मीणाओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो किसी कारण से लुप्त प्राय हो गया, उसको संकलित करने का काम हम लोग कर रहे थे लगातार। और उसको संकलित करके कुछ उसके जो हमारे साम्राज्यों के जो इतिहास रहे हैं, किले हैं, महल हैं, बावड़ियाँ हैं, उनके अवशेषों से हमने इतिहास को जुटाया। कुछ हमारे जो समाज के जागा थे, जो एक रिकॉर्ड रखते हैं वंशावली का, उनसे हमने एकत्रित किया है। और कुछ किंवदंतियाँ इनके माध्यम से और कुछ लिखित इतिहास, इस सब का सामंजस्य करके ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। जैसलमेर पुलिस नशा के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। जिलारा भनियाना थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो है। कार्रवाई करता थका एक तस्कर ने गिरफ्तार कर वणारा कब्जा सू 102 ग्राम स्मैक जब्त करी है। स्मैक की कीमत लगभग 22 लाख रुपया बताई गई है। यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिनमें इतनी बड़ी कमर्शियल मात्रा में स्मैक पकड़ी गई है। इन संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वाले एक निर्देश थे, उसके तहत पहले महीने में 20 से अधिक एनडीपीएस में कार्रवाइयाँ हमने की, जिसमें हमारा मुख्य टारगेट था कि जो किंग पिन्स हैं और जो बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स को जिन्होंने व्यापार बना लिया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इसी कार्रवाई के तहत हमने बंजाना पुलिस स्टेशन में एक रईस खान नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसके पास से 102 ग्राम हमें स्मैक मिली है। और जो इसका मेन सप्लायर है उसका भी हमने पता लगा लिया है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और लास्ट लिंक तक हम लोग पहुंचेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो बनियाना और कोकन वाला इलाका है, जहां पर स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा था, कुछ इनपुट हमारे पास में आए थे और हम लगातार इस बारे में सूचना संकलन कर रहे थे। तो एक अच्छी कार्रवाई हमने की है। आने वाले समय में भी जैसलमेर जिले में जो भी व्यक्ति नशे का कारोबार करेगा, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट में भी करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्रवाई करता थका बीकानेर खाजूवाला स्थापित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक ने 20,000 रुपया री रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार करियो हो। जानकारी रे मुजब आरोपी लिपिक एक पीटीआई रा निलंबन काल रो वेतन बनावा रा बदला में रिश्वत मांगी ही। 2020 से वो उसमें यहाँ पर सस्पेंड चल रहा है और यहाँ पर जो है इसकी पोस्टिंग कर रखी थी। इसका हेडक्वार्टर यहाँ खाजूवाड़ा कर रखा था। तो उसके पैसे मांगने के, उसकी जो बनानी थी सैलरी, उसके एवज में जो है वो रिश्वत मांगी गई थी। यहाँ पर जो चोरू राम करके एलडीसी है, उसके द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसमें 30,000 रुपये पहले ले लिए गए थे और आज 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बूंदीरा हिंडोली थाना इलाका रा बासनी गांव में पानी सु भरिया खदान में 2 बालका रा शव मिलिया। गांव सु 2 चचेरा भाई 2 दिना सु लापता है। पूरा मामला ने लेर परिजन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई ही। आज सुबह ही खदान सु दोनों रा शव बारे काढ़िया गया। फिलहाल पूरा मामला ने लेर हिंडोली थाना पुलिस कानी सु जांच करी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा बताया कि खदान रे नेड़े कपड़ा मिलवा सु सर्च ऑपरेशन चलायो गयो, जिन पाछे आज बालका रा शव बरामद हुआ। दो बच्चे दिव्यांश पुत्र चंद्र प्रकाश और अंशुल पुत्र सुरेश, जिनकी आयु क्रमशः 12 और 14 वर्ष है, जो बासनी के रहने वाले हैं। ये दोनों चाचा ताऊ के भाई लगते हैं आपस में। तो ये दोनों अपने घर से और कुएं पे गए थे, जहाँ पर इनके खेत हैं। फिर वापस शाम को 4 बजे ये कुएं से
अपने घर की तरफ आए थे, जो कि जिसकी दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। तो वहाँ से ये पास में इनकी पुरानी खदान है, वहाँ पर नहाने चले गए। हालांकि इससे पूर्व ये बात सामने आई थी कि दोनों बच्चे कुएं से घर पे आते टाइम बीच में लापता हो गए थे, जिस पे पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके अपहरण की धाराओं में और इनकी तलाश इनके परिजनों के साथ प्रारंभ की थी। उसके बाद कल शाम को ये सूचना मिली कि दोनों बच्चों की कुछ चप्पल वगैरह उस खदान के पास पड़ी हुई है। इस आधार पर सर्चिंग कराई गई, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। तो आज इनके शव पानी में तैरते हुए उस खदान में मिले। बूंदीरा हिंडोली थाना इलाका में रामसागर तालाब में नाव अनियंत्रित होर पलटवा सू एक युवक री मौत वेगी। नाव में 5 लोग सवार हाँ, उनमें सू 4 लोग तैरर आपरी जान बचाई। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस कानी सू रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गयो। लगभग 5 घंटा री मशक्कत पाछे युवक रो शव बरामद व्यो। शाम को 6 बजे के आसपास रामसागर जो तालाब है हिंडोली कस्बे में, वहाँ पर ठेकेदार की नाव है, उसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए किसी कार्यवश गए थे वहाँ पर, जिनमें से एक व्यक्ति स्नान के लिए नाव से कूदा पानी में और इससे संतुलन बिगड़ गया नाव का, जिससे नाव पलटी खा गई। तो बाकी 4 आदमी तो तैर के बाहर निकल गए और एक व्यक्ति है वो डूब गया। कल से उसकी परिजनों के साथ में पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। आज एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को लगाया गया। तो आज लाश तैरती हुई पाई जाने पर पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्रदेश में गर्मी रो दौर शुरू हो गयो है। दिन रात तापमान में 203 डिग्री री बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। लाडला 24 घंटाओं में ज्यादातर शहरों रो तापमान 37 डिग्री सु ज्यादा दर्ज करियो गयो है। सबसु ज्यादा तापमान बाड़मेर में 41.6 और जैसलमेर में 40 डिग्री रिकॉर्ड हुयो। राजधानी जयपुर में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 24 घंटा में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारा अनुमान है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत समारोह में करी शिरकत। 9072 विद्यार्थियों ने डिग्रियां करी वितरित। जयपुर में आज एक राष्ट्र एक चुनाव माथे युवा छात्र नव मतदाता वाले साथे संवाद कार्यक्रम रो आयोजन। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल एक राष्ट्र एक चुनाव री बताई अहमियत। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर में किसान मेला रो करया उद्घाटन। किसाना ने सरकार कानी सो चलाई जा रही योजना वारी दीनी जानकारी। जैसलमेर पुलिस भनियाना थाना खेतर में एनडीपीएस एक्ट रे तहत करी बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर ने 102 ग्राम स्मैक रे साथे करी गिरफ्तार। और प्रदेश में गर्मी रो असर व्यो तेज। कई शहरा रो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस सु बत्तो करियो गयो दर्ज। मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ा 24 घंटा में एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।